धन्यवाद सभापति जी। मैं सबसे पहले तो आभार प्रकट करता हूं सभी माननीय सांसदों का, जसबीर सिंह जी से लेकर कुशवाहा जी तक, जिन सब ने आज की सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स में अपना योगदान दिया और अलग अलग विषयों को प्रमुखता से उठाया है। इस बात के भी आभार प्रकट करता हूं कि जो आपदा के समय केंद्र सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में देश के सभी राज्यों के लिए 138 करोड़ भारतीयों के लिए कदम उठाए हैं, जिसकी भूरी भूरी प्रशंसा लगभग सभी राजनीतिक दलों के लोगों ने की। मैं उसके लिए उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और यही एक कारण भी है कि आज आप सबके बीच में जो सेकंड और फाइनल बैच हम इसका सप्लीमेंट्री डिमांड्स का लेकर आए हैं, उसमें कुल मिलाकर 79 ग्रांट्स और 2 एप्रोप्रिएशन की हम इसमें बात कर रहे हैं, जिसमें कुल मिलाकर अतिरिक्त जो खर्चे की हम बात कर रहे हैं, एडिशनल एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, वो लगभग 6,28,379 करोड़ है। और इसमें से नेट कैश आउटगो जो है, जो लगभग 4,12,653 करोड़ रुपये के लगभग होगी। और इसमें से जो कैश आउटगो की हम बात कर रहे हैं वो लगभग 3,79,699 करोड़ रुपया है, जिसमें से रेवेन्यू सेक्शन के अंतर्गत ये पूंजी आएगी। और इसके अलावा जो कैपिटल सेक्शन है उसके अंतर्गत 32,964.48 करोड़ रुपये इसमें रखे गए हैं। माननीय महोदय, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो कुल मिलाकर एडिशनल कैश आउटगो है वो 4,12,653.48 करोड़ है, जिसमें से टेक्निकल सप्लीमेंट्री to be matched by surrender of savings in different section or enhanced receipt and recovery is 2,15,725 crore। और टोकन सप्लीमेंट्री जो है वो 151 लाख टोकन सप्लीमेंट्री की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। कुछ माननीय सांसदों ने इसमें ये भी कहा कि मनरेगा में क्या होगा, बाकियों में क्या होगा। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जब आपदा थी इसमें ज़्यादा पैसा क्यों देना पड़ रहा है? जब बजटरी एस्टिमेट्स 20-21 के थे तो मनरेगा में उस समय 61,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। आपको याद होगा पिछले साल लगभग इसी समय के दौरान जब लॉकडाउन हुआ तो उसके बाद देश भर में पहले 2-3 महीने में तो काम एक तरह से ठप पड़ा था, और जो करोड़ों प्रवासी मजदूर वापस अपने राज्यों में गए उनको रोजगार के अवसर मिल सकें, अन्न और धन की कमी ना हो, इसलिए मनरेगा का बजट उस समय भी बढ़ाया गया। 61,000 करोड़ के साथ साथ 40,000 करोड़ रुपये की हम एडिशनल जो यहाँ पर ग्रांट दी गई, तो उसमें लगभग 40,000 करोड़ रुपये हमने उसमें दिया। और कुल मिलाकर 1,11,500 करोड़ रुपया इसमें लेकर आए हैं। और एक और हमने उसमें किया कि जो दिहाड़ी थी वो 182 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपया कर दी, ताकि किसी गरीब को पैसे की कमी ना आए, उनको वहाँ पर रोजगार के अवसर भी मिले। और रिकॉर्ड इसके ऊपर बजटरी प्रावधान किया गया, 1,11,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा उसमें प्रावधान किया गया। और एक बात और, हालांकि इससे सप्लीमेंट्री डिमांड से नहीं जुड़ा है लेकिन मनरेगा से ही जुड़ा हुआ है, इस साल के बजट में भी माननीय वित्त मंत्री जी ने 73,000 करोड़ रुपये का प्रावधान मनरेगा के लिए रखा है। तो कुल मिलाकर इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी मिले और विकास भी हो, उसका प्रावधान भी किया गया है। जहां तक डिफेंस के कैपिटल सेक्शन की बात हो, उसमें भी 20,626 करोड़ रुपये का जो हम कैश आउटगो की इसमें बात कर रहे हैं। आपको पता है कि जब से मोदी सरकार आई तब से जो पूर्व में बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी नहीं खरीदी गई थी, हमने रिकॉर्ड बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी खरीदी। लड़ाकू विमान जो नहीं खरीदे गए थे हमने वो भी खरीदने का काम किया, यहाँ तक कि राफेल विमान खरीदने का काम भी किया। और हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी यहाँ पर बैठे हैं, राफेल विमान लाने का काम भी, सीमा पर भारतीय सेना को मजबूत करने का काम भी। और जब चीन अतिक्रमण की भूमिका में था तब पहले माननीय प्रधानमंत्री जी भी और रक्षा मंत्री जी ने भी बॉर्डर पर जाकर अपने सैनिकों का मनोबल भी बढ़ाया। तो वहीं पर हमने कैपिटल आउटगो भी यहाँ पर बढ़ाया है, इसलिए कि भारतीय सेना को उपकरणों की कोई कमी ना हो,
उसमें कोई कमी किसी तरह से ना आए, सेना को मजबूत करने का काम भी किया और उसका प्रावधान भी किया। सर, आज सुबह भी माननीय नितिन गडकरी जी यहाँ पर परिवहन मंत्री अपनी उत्तर दे रहे थे और मुझे नहीं लगता पूरे हाउस में उनसे कोई मतभेद भी रखता हो, क्योंकि हर सांसद को वो और उसके क्षेत्र के लिए सड़कों का एक जाल बिछाने का देश भर में काम मोदी जी के नेतृत्व में नितिन गडकरी जी ने करने का काम किया है। और इसमें जो 10,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया वो भी रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के कैपिटल सेक्शन के लिए किया गया है। इसके अलावा फर्टिलाइजर्स की बात की और भर्तृहरि मेहताब जी जब यहाँ पर कह रहे थे, उन्होंने कहा कि देखिए जो डिमांड जो पेंडेंसी थी पेमेंट की फर्टिलाइजर कंपनीज की, हमने उसको भी करते हुए 65,411.53 करोड़ रुपये इसमें उसमें प्रावधान किया है, ताकि इस कुल में से 64,598 करोड़ रुपया फर्टिलाइजर प्लांट्स को पेमेंट हो सके, ताकि हमारे देश के किसानों को फर्टिलाइजर मिलने में आगे कोई दिक्कत ना हो, ना कोई प्लांट बंद हो, ना ही किसानों को कोई इसमें दिक्कत आए। इसी तरह से सर कुछ एडिशनल अमाउंट इसमें है जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से, दादा जो आप पूछ रहे थे, वो इसलिए भी थी सर क्योंकि जब अन्न और धन की कमी ना आए, ये हमने आपदा के समय किया और तब हमने ये नहीं सोचा कि कितना खर्चा आएगा, ये मन में संकल्प लेकर चले थे कि देश का गरीब से गरीब व्यक्ति भी भूखे पेट ना सोए, और ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। 80 करोड़ लोगों को 8 महीने तक अन्न देने का काम भी किया और धन देने के लिए भी कोई कमी नहीं छोड़ी, कोई कमी हमने धन के माध्यम से भी नहीं छोड़ी। मैंने पहले भी कहा, जो देश का किसान है, अन्नदाता है, जहां वो देश के करोड़ों लोगों का पेट भरने का काम करता है, उनके लिए भी जो किस्त अभी जून जुलाई में आनी थी, नरेंद्र मोदी जी के निर्देश पर 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए एक ही दिन 1 मिनट के अंदर सारा ट्रांसफर कर दिया गया। 20 करोड़ बहनें जो गरीब थी, शायद मनरेगा की दिहाड़ी पहले महीने नहीं लगा पाई, कामकाज पे नहीं जा पाई, सेल्फ हेल्प ग्रुप नहीं चला पाई, लेकिन मोदी जी ने कहा पहले 3 महीने तक उनके खाते में पैसे डालते रहिए। बहन सुप्रिया जी ने कहा कि हो सकता है 500 रुपया कम हो, लेकिन उस गरीब के बारे में देखिए जिसके घर में अन्न भी आया और धन भी आया, चाहे दवाई भी मुफ्त में मिली, इलाज भी करने का अवसर किया। वो तो उस समय शायद पूर्व की सरकारें ना पहुंचा पाती, लेकिन हमने बैंक खाते भी खोले और खातों में पैसे डालने का काम भी मोदी सरकार ने करके दिखाया। आज आपको 31,000 करोड़ कम लग सकता है। दादा सुनिए तो सुनिए जरा, भीतर उतारिए दादा। नहीं भाई, मैं सक्षम हूं इन सबका उत्तर देने के लिए। माननीय स्पीकर महोदय, मैं आभारी हूं। सुगौता राय जी ने बात कही, मैं इस पे बिल्कुल राजनीतिक उत्तर नहीं देना चाहता था, अभी भी नहीं देना चाहूँगा, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूँगा, हमने जब अन्न भी केंद्र सरकार ने भेजा, कुछ राज्यों की सरकारों ने यहाँ तक मन छोटा किया कि उन्होंने उस अन्न की बोरियों पर भी अपनी मुख्यमंत्री की फोटो छापकर, अपने नाम छापकर राजनीतिक लाभ लेने का काम किया। गलत किया। दादा यही चाहता था, ज्यादा चाहता था। सर, हमने गरीब के पेट की भूख को देखा, उसके दर्द को समझा, उसके दर्द को दूर करने का काम किया। कुछ लोग राजनीतिक रोटियां सेंकते रहे, ये उनको ही मैं देता हूं कि आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकिए, लेकिन जल्द उसका रिजल्ट भी आने वाला है। राज्य का नाम बता दीजिए ना, राज्य का नाम भी बता। दूसरा सर, फिर उसी राज्य के एक माननीय सांसद ने अभी खड़े होकर कहा कि कैश नहीं दिया। सर, इनके जमाने में क्योंकि बैंक खाता नहीं होता था, मनरेगा की योजना को सर शुरुआत में देखिए क्या हुआ। शारदा के खाते में जाता। यार एक मिनट रुकिए, शुरू में क्या हुआ, दिहाड़ी लगाते थे, मस्ट्रॉल भरा जाता था,
गरीब पसीना बहाता था लेकिन पैसा उसके हाथ में नहीं जाता था। कौन खाता था सिस्टम में सर? हमारी सरकार आई, हमने आधार कार्ड बनवाए, जनधन खाता खोला, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कराने का काम शुरू किया और सर लाखों करोड़ रुपया केंद्र की सरकार का भी बचाया। तो जिसके हक में पैसा जाना चाहिए था खाते के माध्यम से उसके खाते में डालने का काम भी मोदी सरकार ने किया। ये कैश की बात करते हैं, कट मनी की बात करते हैं। हम ना कैश की बात करते ना कट मनी की बात करते हैं, हम तो अधिकार देने का काम आधार के माध्यम से करते हैं सर। इसलिए मैं एक निवेदन से और कहना चाहता हूं, कैश क्या होता है? जो तोलाबाजी मैं तो ये कहता हूं सर, जिसके बैंक खाते में बहन के पैसा गया, क्या उसको पैसे की मदद नहीं मिली? सर जिस किसान के खाते में एक नहीं सर 3 किश्तें 2-2 हजार रुपए की 3 किश्तें 6-6 हजार रुपया गया सर, वो देश के 9 करोड़ किसानों के खाते में गया। लेकिन पश्चिम बंगाल के सरकार ने वहां के किसानों के हित को और हक को मारने का काम किया, वरना पश्चिम बंगाल के किसानों को पैसा मिलता है। कौन इसके लिए जिम्मेदार है सर? कौन जिम्मेदार है? कैसे कैश की बात करते हैं सर? सरकार किसान विरोधी। आयुष्मान लागू नहीं किया। हम जब बोला कि हम देने चाहते हैं, आप राज्य सरकार को भेजो, वो बोला नहीं भेजेंगे, नहीं भेजा। आयुष्मान लागू नहीं किया सर। यही चेहरा जो आज तक केवल पश्चिम बंगाल के लोगों ने किसान विरोधी सरकार का वहां पर देखा था, आज उन्हीं के सांसद ने देश को दिखा दिया कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने किसानों के खाते में पैसा डालने का विरोध किया और उसका समर्थन नहीं किया था। यह दुर्भाग्यपूर्ण है सर। लेकिन हम आज भी खुले मन से चाहते हैं, जिस भी राज्य का एक भी किसान होगा उसको मोदी सरकार खुले मन से मदद कर रही है। किसानों की आय को दुगना करने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार करेगी सर। यही नहीं सर, इसके अलावा कहा गया कि एफसीआई के ऊपर तो कर्ज रहेगा। सर मैं एक बात तो पूरे सदन को कह दूं, नेशनल स्मॉल सेविंग फंड के माध्यम से पहले कर्जा दिखाया जाता था फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नाम पर, वहाँ से खरीद करो, खरीद करके आगे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में सब अन्न के बांटा जाता था सर कभी इसको बजट पर फिजिकल डेफिसिट के रूप में नहीं दिखाया जाता था। सर मोदी जी ने ये हिम्मत रखी, हमें कहा कि जो भी कर्जा हो वो देश का जो बजट आता है उसको बिल्कुल पारदर्शिता के साथ लाना चाहिए। सर हमने इस बार के बजट में जितना भी पैसा है वो अपने बजट में प्रावधान किया है, एक एक खरीदारी वहीं से होगी और दी भी आगे जाएगी। इतना पारदर्शी बजट आज से पहले कभी ना आया था, ये लाने का काम भी मोदी सरकार ने किया है। और यही नहीं सर, इसके अलावा भी जो बोरोइंग है एफसीआई की, इसमें सर इसीलिए प्रावधान किया गया कि लगभग जो एफसीआई की बोरिंग 3,04,557.83 करोड़ रुपया उसके लिए किया गया है सर, ताकि गरीबों को भी अन्न दिया जा सके, जो इस कोविड के टाइम पर हमें ज़्यादा देना पड़ा। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अलावा हमने 8 महीने तक सर अन्न देने का काम किया है और एक तरफ से एफसीआई को कर्जे से मुक्त करने का भी काम किया। ये बिल्कुल इसको इस दृष्टि से ना देखा जाए और ये जो गलत भ्रम फैलाने का काम किया जाता है कि एफसीआई खरीद नहीं करेगी। सर 138 करोड़ भारतीयों का अगर पेट भरना है तो खरीद करनी ही पड़ेगी और इसमें कहीं पर भी मुझे लगता है भ्रमित किसी को होने की आवश्यकता नहीं है। सर यही नहीं, मैं कुछ बातें जसबीर जी ने भी अपनी मांग में कही थी, अभी नहीं है, लेकिन वो हमने नोट भी की है क्योंकि उन्होंने पंजाब के हित की कुछ बात भी कही, उसको भी कहा गया है। सर प्रधानमंत्री आवास योजना में भी 10,000 करोड़ रुपया अर्बन के लिए हमने सर अलग से इसमें प्रावधान और एडिशनल क्यों किया है, क्योंकि मोदी जी ने कहा कि जब हम आज़ादी के 75 वर्ष मनाएंगे तब आपने सर वो कदम उठाया, भारत को, आज़ाद भारत को, हम सब सांसदों को एक नई पार्लियामेंट मिले, उसका काम भी आपने शुरू किया। इसके लिए मैं आपका और माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद भी करता हूं। वहीं दूसरी ओर देश के गरीबों के लिए पक्का मकान सिर ढकने के लिए मिले, जिनको 70 साल में नहीं मिल पाया था,
अगले 2 साल के अंदर यानी कि अगले 2022 तक देश के हर गरीब के पास पक्का मकान हो, ये भी प्रण हमने लिया और इसमें अर्बन क्षेत्र के लिए इसलिए इसका प्रावधान किया गया है सर। और मुझे लगता है इस पर किसी को कोई विरोध नहीं करना चाहिए। यही नहीं, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की जब हम बात करते हैं सर, 20,675 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रावधान क्यों किया गया? क्योंकि आपदा के समय राज्यों को भी पैसे की आवश्यकता थी। लैब्स के नाम पर सर मात्र एक आधी लैब थी जहां पर कोविड का टेस्ट हो सकता था। आज 2300 से ज्यादा लैब्स पूरे देश भर में हैं। लाखों टेस्ट हम एक दिन में कर पा रहे हैं। और सर उस समय हमारी तो क्षमता भी नहीं थी। पीपी किट्स विदेश से इंपोर्ट करते थे। लेकिन आत्मनिर्भर भारत की बात किसी माननीय सांसद ने कही कि 1970 के दशक में हुई थी। मैं किसी के विरोध में नहीं जाता। आज तो बहुत सारे लोग कहते हैं आत्मनिर्भर हमने शुरू किया। अगर आपने किया तो पीपी किट आज तक क्यों नहीं बन पाई थी? हमने किया तो 3 महीने के अंदर भारत के लोगों ने 5 लाख पीपी किट एक दिन में बनाने की शुरुआत कर दी और एक्सपोर्ट दुनिया भर में करनी शुरू कर दी। वेंटिलेटर्स यहां पर बनाने शुरू कर दिए। इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड यहां पर करना शुरू किया। इसको राजनीतिक रूप से नहीं ले जाना चाहते हैं, लेकिन कोविड की लड़ाई हम सब ने मिलकर इकट्ठे लड़ी। राज्यों की सरकारों ने लड़ी, केंद्र ने लड़ी, सभी माननीय सांसदों ने मिलकर लड़ी है। लेकिन अभी लड़ाई अधूरी है। कोरोना को हराना है, भारत को जिताना है। इसीलिए अगर यह प्रश्न उठाया गया कि 35,000 करोड़ रुपया क्यों रखा गया, क्या इससे सबका वैक्सीनेशन होगा? सर वो इसका प्रावधान में नहीं है सर, वो इस साल के बजट में 21-22 के प्रावधान है। ये सप्लीमेंट्री डिमांड्स थी 2020-21 की, जो एडिशनल जो हम दूसरा चरण उसका लेकर आए हैं। लेकिन मैं फिर भी कह दूं, माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट के भाषण में बड़ा स्पष्ट कहा था, देश को कोरोना मुक्त करना है। 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान हमने बजट में किया है और आवश्यकता पड़ेगी मोदी सरकार कोई कमी नहीं रखेगी। और किसी के मन में शंका ना रहे, टीकाकरण करवाएं। समय के साथ साथ डिसीजन लिए जा रहे हैं, राज्यों से बातचीत करके लिए जा रहे हैं। और सर निर्णय करने के बाद ये हो पाया है कि 45 साल से उम्र ज़्यादा वालों को जो टीकाकरण करना, उसके भी मापदंड रखे गए, कौन उसमें आ सकता है। और जैसे उसमें से लगता है अगले वालों को करने की आवश्यकता है, माननीय प्रधानमंत्री जी सभी माननीय मुख्यमंत्रियों के साथ बात करके उसको निर्णय को भी लेंगे। और ये पहली बार हुआ सर बैठिए सर, हमने केवल भारत के लिए नहीं, दुनिया के तमाम देशों को मदद करने का काम भी भारत ने किया। पहले की कोई और सरकार होती तो शायद दुनिया के किसी देश से वैक्सीनेशन को मांगती, लेकिन मोदी सरकार है जिसने मेक इन इंडिया वैक्सीनेशन को देश और दुनिया को देने का काम भी किया है। इसलिए इस विषय पर राजनीतिकरण ना हो। हमने अपनी क्षमताओं को भी बढ़ाया है, आप भी थोड़ी अपनी क्षमता को बढ़ाइए। यही नहीं सर, इसके अलावा जो CRIF के पैसे की बात की गई NHAI में, वो भी 6,220 करोड़ की, इससे सभी देश भर में सड़कें बनाने के लिए किया गया है। सभी माननीय सांसद इन सब बातों से अवगत भी हैं। एक माननीय सांसद ने कहा कि पैसा हाथ में नहीं गया। सर जब सरकार कोविड के समय किसी को बैंक की किस्त वापस ना देनी पड़े, सर 1 महीना नहीं, 2 महीने, 3 महीने नहीं, 6 महीने का मोरेटोरियम पीरियड बैंकों के माध्यम से दिलाया ताकि लोगों को किस्त का बोझ ना पड़े। फिर सर व्यापार, मैं धन्यवादी हूं सर, क्योंकि बहुत सारे माननीय सांसदों ने इस बात का आभार भी प्रकट किया, नमा जी ने भी किया, कि व्यापारी के पास पैसे की कमी नहीं आई। क्यों नहीं आई सर? इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम ECLGS के माध्यम से 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान हमने मोदी सरकार के माध्यम से किया। मोदी सरकार की गारंटी थी, किसी को अपना जमीन, घर, जायदाद गिरवी नहीं रखना पड़ा और 3 लाख करोड़ रुपया मध्यम, सूक्ष्म, लघु, कुटीर उद्योग और व्यवसायियों को देने का काम भी बैंकों के माध्यम से मोदी सरकार ने करने का किया है सर। और इसका सर इंटरेस्ट रेट भी 7.5 से 9.9% से नीचे ही रखा गया।
सर 2 लाख करोड़ रुपए के लगभग इनकम टैक्स का रिफंड उस समय में किया गया। टीडीएस टीसीएस में 25% की कटौती की गई। यही नहीं सर, पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम में हजारों करोड़ रुपए का प्रावधान वहां पर किया गया। स्वामी फंड के माध्यम से जो रुके हुए हाउसिंग प्रोजेक्ट से उनको पूरा करने के लिए पैसा दिया गया। सर मैं इसमें लंबा नहीं खींचना चाहता क्योंकि आपको अगला एजेंडा भी लेना है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, ये पैसा उस समय खर्च किया गया जब देश को आवश्यकता थी। हमने फिस्कल डेफिसिट नहीं देखा, हमने देश को बचाने का, देश की अर्थव्यवस्था, देश के लोगों की जान को बचाने का काम किया और देश को आगे बढ़ाने का काम भी किया। सर पिछले 5 महीने की जीएसटी कलेक्शन देख लीजिए, लगातार 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की जीएसटी कलेक्शन हुई। तो यहां पर हुई है सर हिंदुस्तान में, ये इसलिए हुई क्योंकि जो कदम हमने कोविड के समय पर उठाए उसके कारण वी शेप रिकवरी भी इकोनॉमी की होनी शुरू हुई है सर। और दुनिया भर की एजेंसीज ने कहा कि भारत 21-22 में डबल डिजिट ग्रोथ करेगा। ये दुनिया के शायद ही किसी देश को ये मिला हो, ये भारत को मिला क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार ने सही कदम उठाए हैं। मैं सभी माननीय सदस्यों का एक बार फिर आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने अपना योगदान इस चर्चा में दिया और समर्थन किया है। मैं आपके माध्यम से सभी माननीय सांसदों का, मुझे पता है 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, उसके बावजूद वो अपना कीमती समय निकालकर यहां पर भी आए, समर्थन भी किया। सबका बहुत बहुत आभार। अब मैं 2020 और 21 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगे दूसरा बेंच सभा के मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न है कि अनुदानों की अनुपूरक मांगों की सूची के स्तंभ श्री हनुमान बेनीवाल द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों पर अनेक कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। मैं अब इन कटौती प्रस्ताव को सभा में मतदान के लिए रखूंगा। प्रश्न ये कि माननीय सदस्य श्री हनुमान बेनीवाल द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में हुआ, निर्णय ना वालों के पक्ष में हुआ, कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबको अपनी बात और अपने विचारों की अभिव्यक्ति रखने का अधिकार है। सरकारी दल से तो कटपोषण नहीं दिया जाता। सरकारी दल में नहीं है, ये जानकारी आपको रहना चाहिए क्योंकि आप वरिष्ठ सांसद हैं और वरिष्ठ सांसदों को ये जानकारी नहीं चाहिए कि वो सरकारी दल में अभी हिस्सा नहीं है। अब मैं 2020-21 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगे दूसरा बेंच सभा के मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न ये कि अनुदान की अनुपूरक मांगों की सूची के स्तंभ 2 में मांग संख्या 1 से 11, 13 से 15, 17 से 20, 23 से 29, 31 से 34, 37 से 44, 46 से 54, 57 से 59, 61 से 65, 67 से 71, 73, 75 से 77, 79, 83 से 87, 90 से 92, 94, 95 और 97 से 101 के सामने दर्शाए गए मांग शीर्ष के संबंध में 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान संधाय के क्रम में होने वाले खर्चों की अदायगी हेतु अनुदान की अनुपूरक मांगों की सूची के स्तंभ 3 में दर्शाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ, निर्णय हाँ वालों के पक्ष में
वर्ष 2020-21 के लिए अनुदान के अनुपूरक मांगे दूसरा बेच पारित हुई। आइटम नंबर 19, माननीय मंत्री जी। Honorable Speaker, sir, I rise to move for leave to introduce a bill to authorize payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 2020-2021. प्रश्न है कि विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी अब विधेयक को पुनः स्थापित करें। Honorable Speaker, sir, I introduce the bill. आइटम नंबर 20, माननीय मंत्री जी। Honorable Speaker, sir, I rise to move that the bill to authorize payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 2020-2021 be taken into the consideration. प्रश्न है कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। प्रश्न है कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बना। प्रश्न ये कि अनुसूची विधेयक का अंग बने। जो सदस्य के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में अनुसूची विधेयक का अंग बनी। Sir, I rise to move that the bill may be passed. प्रश्न ये कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। विधेयक पारित हुआ।